बाह्य वैद्युत क्षेत्र अगर उपस्थित हो उस केस में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए कि अपने पास दो चार्जेस का ये सिस्टम है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालना। इससे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यानी ये बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक बात श्योर है कि पोटेंशियल पहले से ही यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी। इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लेते हैं V1 और इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लेते हैं V2। ये जो V1 और V2 है ये एक्सटर्नल फील्ड जो E आपने लगा रखा है इसके कारण है। इनके बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं R। अब आपको अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले तरीका वही लगेगा जो आपने पहले पढ़ा है। अनंत से क्या करेंगे, आवेश को लाएंगे और इस निकाय की रचना करने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य कैलकुलेट करेंगे। वही कुल कार्य जो होता है इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप Q1 को स्टार्ट करें अनंत से और इस बिंदु अगर इसको नाम दे दूं A और इसको नाम दे दूं B, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य आप कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या होता था, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था तो उस केस में यहाँ पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब पहले से यहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर वी हैव टू डू सम वर्क। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क होता है W = Q × V, यानी कि अब यहाँ पर आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। W1 पहले W1 0 होता था, इस बार 0 ना होकर कितना हो जाएगा Q1 × V1। इसी प्रकार अब Q2 को लेकर आए, आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। W2। तो जब Q2 को लाओगे तो अब ध्यान दो, पहले तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल V2 यहाँ पर है, उसके लिए आपको वर्क करना होगा जो कि कितना हो जाएगा Q2 × V। अब साथ ही साथ ये Q1 आ गया तो Q1 के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल बनेगा और वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q1 के कारण अगर यहाँ पर पोटेंशियल निकालोगे तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1 बाय डिस्टेंस R। इतना पोटेंशियल तो Q1 के कारण बन जाएगा। तो इस पोटेंशियल के कारण भी वर्क करना पड़ेगा जो कि पहले ही पढ़ चुके, कितना होता 1/4πε0 Q1 Q2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस R। टोटल कार्य कैलकुलेट कर लो, यही इसकी क्या हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। तो U = क्या हो जाएगा W1 + W2, दोनों की वैल्यू को रख दीजिए, यानी कि Q1V + Q2V + 1/4πε0 Q1 Q2/R। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी इसकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क आपको एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट भी आपको वर्क करना ही पड़ेगा, बस यही इतनी बात इसमें प्लस कर देनी है और आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर हम कहें कि ये सिस्टम आप चार्ज 3 ले लें, इस तरह से एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और ये है Q3। अब आपसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहे कैलकुलेट करो, उससे पहले यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल है V1, यहाँ पर है V2, यहाँ पर है V3। अब कहे कि बताओ कितना वर्क होगा, यानी कितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कैलकुलेट करना सीधा सीखें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q1 को जब अनंत से इस पॉइंट तक लाओगे तो वर्क होगा Q1 × V1। Q2 को लाओगे तो पहले तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो जाएगा Q2 V2।
प्लस इस Q1 के कारण भी वर्क होगा, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई इनके बीच का डिस्टेंस अगर A हो तो A। फिर इसको भी सारे डिस्टेंस को मैं A मान ले रहा हूं। फिर आप क्या करोगे, अब Q3 को लाओगे तो Q3 पहले V3 के अगेंस्ट वर्क करेगा, यानी कि Q3 V3 प्लस अब Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, दोनों के कारण जो पोटेंशियल बनेगा उसके कारण। तो कितना हो जाएगा, पहले Q1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई A। इस प्रकार से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3 प्लस इन सब में कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, बचेगा Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र के समाकलन के रूप में विभव कैसे लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रल के रूप में पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड यहां पर उपस्थित है E, और यहां पर चार्ज Q है। चार्ज Q के कारण ही यहां पर फील्ड होगा। अब वो क्या करें, देखो इस पॉइंट पर इसको O नाम दे दिया, इसको P नाम दे दिया, पोटेंशियल आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करिए, ये दूरी मान लीजिए है R, इससे थोड़ा सा दूरी पर यानी कि यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट है Q, dr दूरी पर, सिर्फ dr दूरी पर है, और यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं मैं Q0। तो एक्सटर्नल फील्ड अगर E है तो इस Q0 पर जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, परीक्षण आवेश Q0 पर बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा Q0 इंटू E, फॉर्मूला पहले से पता है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, इस Q0 को dr डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस करूं P की तरफ। तो Q0 को dr दूरी किधर से, ध्यान रखना Q से P, विस्थापित करने में किया गया कार्य। कितना हो जाएगा, dw इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इंटू माइनस का dr, यानी कि माइनस FdR। ओके, ठीक है, इसकी वैल्यू रख लेते हैं F की। ये जो वैल्यू है F इक्वल टू Q0 E यहां पर रख लो, तो dw हो जाएगा माइनस का Q0 E dr। अच्छा, आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, उससे पहले आप टोटल वर्क तो कैलकुलेट कर लो, लेकिन पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क कहां से करना पड़ता है, यानी अनंत से पॉइंट P तक Q0 को लाने में किया गया वर्क होता है। तो अनंत से P तक आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य, यानी W, और इसका मतलब होगा नेगेटिव, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा Q0 E dr, कहां से, अनंत से कहां तक, R तक। ये हो जाएगा। Q0 कांस्टेंट है, इसको निकाल के W के अपॉन में कर दो, तो क्या हो जाएगा, W बाई Q0 इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ E dr, और इंटीग्रल कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से R तक। अच्छा, W बाई Q
नॉट, ये तो आपको पता है, इसे कहते हैं विभव, यानी इसे v से लिख देंगे। v इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू r e डी आर, ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को लिखा जा सकता है, v को कैसे लिखा जा सकता है, ये है नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम पोटेंशियल को इंटीग्रल के रूप में भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर r टू इन्फिनिटी कर देंगे, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे ना, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, r टू इन्फिनिटी अगर इसे लिखते हो तो ये प्लस का हो जाएगा ADR। वन मोर चेंज, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले, अगर इसे थीटा एंगल पर करेंगे तो यहाँ पर E dr cos थीटा हो जाएगा, यानी वेक्टर में E डॉट dr हो जाएगा। अगर आप इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, E डॉट dr, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात करें समविभव पृष्ठ की। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से स्पष्ट होना चाहिए समविभव, सम का अर्थ है समान विभव, यानी एक ऐसा पृष्ठ लें जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान हो तो उस पृष्ठ को कहते हैं समविभव पृष्ठ। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने एक पॉइंट चार्ज लिया, तो आपने यहां पर एक गोला लिया, इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी जो होगी r वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो पोटेंशियल V क्या बनता है, 1/4πε0 q/r। अगर यहाँ पर चार्ज q रखा है तो चाहे यहाँ हर जगह प्रत्येक पॉइंट पर विभव क्या होगा, एक समान होगा। तो जो पॉइंट चार्ज है, इसके लिए जो स्फेरिकल सरफेस होता है जिसके सेंटर पर चार्ज रखा हो, तो वो स्फेरिकल सरफेस क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? एक ये है, दूसरा ऐसे कॉन्सेंट्रिक बना सकते हो, तीसरा और बना सकते हो। तो ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है एक सरफेस पर पोटेंशियल समान है, ये नहीं। देखो, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका पोटेंशियल सेम होगा, नहीं। इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल एक होगा, एक जैसा, और इस पूरे सरफेस का एक जैसा पोटेंशियल होगा, लेकिन दोनों बराबर होंगे ऐसा नहीं है। ओके, तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा अगर देना चाहे तो समविभव पृष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो। कौन सा विभव, वैद्युत विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके गुण की बात करें, प्रॉपर्टीज इसकी क्या होंगी, समविभव पृष्ठ के गुण। तो पहला गुण देखो, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, लेकिन अगर दो अलग अलग समविभव पृष्ठ हैं तो उनके विभव समान होंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहला गुण तो यही है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होते हैं। परंतु दो समविभव पृष्ठ
दो समविभव पृष्ठ के विभव समान होंगे यह आवश्यक नहीं है, समान हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरा प्रगुण इसका है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगा। किसी भी डायरेक्शन में आप फील्ड लाइंस खींचोगे तो ये हमेशा पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, यानी कि दूसरा प्रगुण यह कहता है इसका कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसके लंबवत होता समविभव पृष्ठ। तो कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तीसरा प्रगुण है कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो वो दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, उसी प्रकार से दो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। तो अगला प्रगुण यही हो गया कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर समविभव पृष्ठ ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर आप क्या करोगे, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचोगे, वो तो दो बन जाएंगी एक ही बिंदु पर। और जब एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बन जाएगी अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो जाएगी, दो दिशा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। तो ये इनके गुण थे। समविभव पृष्ठ कुछ की बात करें, अगर हम बिंदु आवेश की बात करें, बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, ये होता है गोलीय। ये समविभव पृष्ठ होगा इसका। अगर समविभव पृष्ठ कहा जाए कि कोई एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के लिए खींचो, तो लाइन चार्ज के लिए कैसे बनेगा समविभव पृष्ठ। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई लाइन चार्ज है, इसके लिए आपको समविभव पृष्ठ खींचना है, तो समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, इस तरह से समतल प्लेन बनेगा। ये क्योंकि ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी इसकी इस प्रकार से। तो ये है लाइन चार्ज के लिए, यानी रेखीय आवेश है, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ ऐसा बनेगा। फिर आपके पास कह दे कि अगर दो धनावेशों एक दूसरे के पास रखे हों तो उनके कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा। एक प्लस चार्ज, दूसरा प्लस चार्ज हमने ले लिया। अब आपसे कहे कि इसके लिए समविभव पृष्ठ ड्रा करो, तो समविभव पृष्ठ जब खींचो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे खींचो उसके अपोजिट। देखो धनावेश क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन से, यानी रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या होंगे, उसके अपोजिट के होंगे, यानी वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे इस प्रकार से। इस तरह से ये दो धनावेश के कारण है, दो धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ। इसी प्रकार से आपके पास आ जाए कि अगर वैद्युत द्विध्रुव हो, यानी एक धनावेश और एक ऋणावेश एक दूसरे के पास हो, उनके लिए समविभव पृष्ठ खींचना है, तो
अपोजिट चलेगा, धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि एक आप ऋणावेश ले लीजिए और एक धनावेश ले लीजिए, इस तरह से, तो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं ये। तो समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार से, ये इस तरह से समविभव पृष्ठ इसके बन जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? विभव प्रवणता जो होता है, एक्चुअली इसको परिभाषित किया गया है पोटेंशियल में चेंज यानी कि विभव में परिवर्तन, विभव परिवर्तन बट्टे उनके बीच की जो दूरी होगी, यानी कि विभव परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन, या कह सकते हैं स्थिति में परिवर्तन। यही दोनों जो अनुपात होता है इसको कहते हैं विभव प्रवणता। विभव में परिवर्तन का अर्थ हो गया विभवांतर, इसका अर्थ क्या हुआ? विभवांतर। तो विभव प्रवणता को लिखेंगे, विभवांतर को dv या डेल्टा v से आप अगर लिखते हो तो डेल्टा v बाई डेल्टा r लिख लो, ये विभव प्रवणता हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। और अगर परिवर्तन बहुत सूक्ष्म हो तो इसी को आप क्या लिखते हो? dv बाई dr, ये विभव प्रवणता होता है। अगर इसी को आप 3D में लिखते हो, त्रिविम में, तो 3D में क्या हो जाएगा? त्रिविम में लिखने का तरीका इसका बनेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल v बाई डेल x, और फिर आ जाएगा डेल v बाई डेल y और डेल v बाई डेल z। ये i कैप, j कैप, k कैप, ये विभव प्रवणता हो जाएगा। ध्यान रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है। विभव प्रवणता कैसी है? एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होता है। विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q है, प्लस Q, और इससे R दूरी पर या X दूरी मान लेते हैं, X दूरी पर पॉइंट है A, यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस और लिया B, और ये dx डिस्टेंस इनके बीच का, और यहां पर B पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। तो इस Q0 पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा इस डायरेक्शन में, तो यहां पर फोर्स F कितना हो जाएगा? Q0 पर बल F इक्वल टू क्या होता है? Q0 इंटू E हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो, इस चार्ज Q0 को मैं B से A तक dx दूरी विस्थापित करूं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? Q0 को B से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस का, क्योंकि विपरीत दिशा में हो रहा है विस्थापन, यानी कि हो गया माइनस एफ डी एक्स। ओके, इसके बाद F का मान रख लीजिए, कितना हो जाएगा? माइनस का यह है Q0 E dx, Q0 को इधर भेज दें, dw बाई Q0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का Q0 E, सॉरी Q0 से निकल गया, माइनस का E dx। नाउ देखो dw बाई Q0
ये क्या है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ विभवांतर। अच्छा, dW/Q0 क्या होता है? ये होता है विभवांतर। अब विभवांतर क्या होगा? देखो, प्लस Q चार्ज है, इसके कारण विभव अगर यहाँ पर V हो, और तो यहाँ पर B पर जो विभव होगा V माइनस डेल्टा V, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव भी क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। मैंने यहाँ D में लिखा सब कुछ, तो डेल्टा में नहीं लिखेंगे, dV, V माइनस dV। तो विभवांतर कितना हो जाएगा? dW/Q0 इक्वल टू हो जाएगा, A का विभव है V माइनस B का विभव है V माइनस डेल्टा V या dV। इस तरह से dW/Q0 कितना आ जाएगा? ब्रैकेट हटा दो, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ dV। ये वैल्यू यहाँ पर रख ले, इसको समीकरण 1 मान ले और इसको मान ले 2। तो क्या मिलेगा? समीकरण 1 व 2 से इसकी जगह रखेंगे dV इक्वल टू माइनस का E dx, या फिर इसे लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस का dV/dx। ये संबंध होता है। इस तरह से अपने को क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी वैद्युत क्षेत्र, ये होता है ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर। विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता का मात्रक वही होगा जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। इसके अलावा आप एक और मात्रक यहां से लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा मात्रक लिखना चाहो, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, किसके मात्रक के बराबर होगा? विभव प्रवणता के। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होगा? विभवांतर का मात्रक बटे दूरी या विस्थापन का मात्रक। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक आ गया वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। इसी चीज को आप डी ना लिखकर डेल्टा में भी लिख सकते हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अगर लिखना चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का डेल्टा V/डेल्टा x भी लिख सकते हो। और 3D में कैसे लिखना वो मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप 3D में लिखना चाहते हो, 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा माइनस का डेल V/डेल x i कैप माइनस डेल V/डेल y j कैप माइनस डेल V/डेल z k कैप। तो इस तरह से आप 3 डायमेंशन में भी कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। मान लीजिए ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है E एक समान रूप से, और इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है इस प्रकार से माइनस Q और प्लस Q चार्ज से मिलकर बना है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पर देखो ये माइनस Q प्लस Q चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इस पर टॉर्क लगने वाला है। एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर बराबर और विपरीत लगेंगे, जिससे ये क्या करेंगे, इसको घुमा के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। इनके बीच की दूरी होती है 2L और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है P। तो अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में आपने वैद्युत द्विध्रुव को रखा, अगर ये यहाँ से थीटा कोण बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा है, तो उस केस में इस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना हो जाएगा,
टाउ, टाउ का फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं, कितना होता है पीई साइन थीटा, जहां द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा कोण यानी डी थीटा कोण और डिस्प्लेस करे, घुमाए, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में या विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा? छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन हो जाएगा। अब इस द्विध्रुव को मान लीजिए थीटा 1 कोण पर था और उसको थीटा 2 कोण तक घुमा दिया, तब कितना कार्य करना पड़ेगा? द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डी थीटा, टाउ का मान रख लो पी साइन थीटा, तो W हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करते हैं, पीई कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लीजिए, तो W क्या बन जाएगा? पीई, यहां साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और यहां पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए। पहले थीटा की जगह थीटा 2 रखिए, तो पीई माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, इसे सीरियल से लिख लीजिए, और ये होगा द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अच्छा, अब यहां पर अगर अस्थाई साम्य अवस्था में रखा हो, यानी वैद्युत द्विध्रुव जो हो ये सीधा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तो यदि थीटा 1 बराबर 0 हो, जिसे आप क्या कहते हो? अस्थाई साम्य अवस्था है, अस्थाई साम्य कहते हैं इसे। तब कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो, तब W क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीई कॉस 0 माइनस कॉस, और थीटा 2 को थीटा मान ले, तो कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, तो इस केस में W कितना हो जाएगा? किया गया कार्य पीई कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे कहे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, अच्छा अस्थाई साम्यावस्था की बात की हमने, अस्थाई साम्यावस्था भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहे कि द्विध्रुव को अस्थाई साम्यावस्था से या अस्थाई साम्य से अस्थाई साम्य तक घुमाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करना हो, अच्छा अब अस्थाई साम्यावस्था का मतलब होता है जब आप थीटा कितना लोगे 0, और अस्थाई साम्यावस्था का अर्थ होता है थीटा कितना लोगे 180। ये आपका थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2। तब कितना हो जाएगा? W इक्वल टू पीई कॉस 0 माइनस कॉस 180। पीई कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, यानी इस केस में किया गया कार्य 2 पी हो जाएगा।
अगर द्विध्रुव को अस्थायी साम से अस्थायी साम तक घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा 2pe। ना इसकी स्थितिज ऊर्जा अगर निकालना हो, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा पॉइंट चूज करना है जहां पर पोटेंशियल 0 मिल जाए, वहां से और उसको घुमा लो, जितना कोण घुमाना यानी जिस पोजीशन तक घुमाना हो वही कार्य सिद्ध हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम θ1 कहां से शुरू करें। θ1 ऐसी जगह ले जिसमें cos की वैल्यू 0 हो जाए। तो cos की वैल्यू 0 कहां होगी 90 डिग्री पर। तो स्थितिज ऊर्जा आपको निकालना है तो इसके केस में आपको θ1 लेना है कितना 90 डिग्री और θ2 कितना ले लेना है θ, क्योंकि जब 90 लेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, तो एक पार्ट इसका खत्म हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा उस जगह का। उस जगह का पोटेंशियल अगर 0 है तो वहां से हम काम कर सकते हैं। तो जो अनंत वाली स्थिति थी उसको हम क्या ले लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तब u इक्वल टू हो जाएगा pe cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा pe 0 माइनस cos थीटा। इसका मतलब u आ जाएगा अपने पास pe cos थीटा, वो भी किसमें माइनस में। इसी को आप सदिश रूप में अगर वेक्टर रूप में लिखना चाहो तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का p डॉट e, ये हो जाएगा सदिश रूप में। ठीक है, तो इस तरह से वैद्युत विभव वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी टॉपिक नेक्स्ट टाइम करेंगे।